हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम दोबारा सीखेंगे जनरल नोट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। जो बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, कहाँ पे यूज होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। कुछ पॉइंट्स बेसिक्स हमें ये पता होता है कि हमें नहीं पता होता है कहाँ पे क्या यूज करना है, क्या कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए। पोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी है, फ्रेशर के लिए, सुपरवाइजर के लिए भी है। हर किसी को जानना बहुत जरूरी होता है कि बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं सिविल इंजीनियर के लिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको, एंड आप अपने डायरीज में, अपने जनरल नोट्स में भी इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें कहाँ पे क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट्स शैल नॉट रन इन कॉलम, कि जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्ट्स पाइप होते हैं वो कॉलम के अंदर प्रोवाइड नहीं होने चाहिए जहाँ पे लोड होता है। ठीक है, आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कंडक्ट पाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर। देखिए, जैसे कि आप लोड स्ट्रक्चर है आपका, तो वहाँ पे आपको कॉलम के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे यूज कर लेते हैं जहाँ पे आपका जैसे कि मेन एंट्रेंस होता है, सामने जो मेन एंट्रेंस होती है, तो वहाँ पे जो कॉलम होते हैं, जब वहाँ पे सपोज कहते हैं थोड़ा लाइट्स के लिए यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप कॉलम में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लोड स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे जस्ट फ्री है। ठीक है, वो आपका फ्री स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपका लोड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कंडक्ट पाइप आपको, जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप होते हैं वो यूज इसमें नहीं करने होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अर्थ वर्क एक्सकवेशन फॉर बेसमेंट अबाउट हर 3 मीटर शुड बी स्टेप्ड फॉर्म। जैसे कि आपकी जो फुटिंग होती है, ये आपकी एक्सकवेशन हो गया, ये आपकी खुदाई हो, जैसे कि एक्सकवेशन होता है, ये अगर आपकी 3 मीटर से ज़्यादा होती है तो इसमें आप टेपर शेप में करेंगे, या फिर थोड़ा इस तरह से शेप में कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा कम कर देंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा और टेपर्स कर देंगे, तो इसमें मिनिमम इस तरह से टेपर बना देंगे। ठीक है, इस स्टेप्स पे बनाएंगे, इस तरह से फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर सेकंड स्टेप हो गया, फिर इस तरह से थोड़ा इस तरह से इसको एक्सकवेशन कर देते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये वाई। वाई क्या करता है, जैसे कि आपने देखा होगा स्टील ड्राइंग के अंदर, स्टील जो आपकी स्लैब होती है, बीम होता है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट लिख देते हैं, जैसे कि इस तरह से पाई लिख देते हैं, या फिर इस तरह लिख देते हैं, या फिर इस तरह से टी भी लिख देते हैं ऐसे। तो वो क्या इंडिकेट्स कर रहे हैं, तो वाई रिप्रेजेंट्स टोर स्टील ग्रेड। जब आपका टोर बार होता है, जिसमें आपके ये आपकी वो हो गई लॉन्गिट्यूडनल रिब्स, और ये आपके ट्रांसवर्स रिब्स। ठीक है, ये आपका टोर बार हो गया स्टील ग्रेड, जैसे टीएमटी बार होता है। तो वाई रिप्रेजेंट्स टोर स्टील ग्रेड FE 415 और IS 1786 विद कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 415 न्यूटन पर एम मिनिमम। जो आपका FE क्या कर रहा है, ये आयरन, और 415 आपको क्या कर रहा है, न्यूटन। इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ, तो न्यूटन पर एम स्क्वायर के अंदर 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। IS कोड के अंदर जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको इस कोड के अंदर मिल जाएगी, जनरल नोट्स की क्या ग्रेड होती है, इससे भी ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंस, इसकी वर्केबिलिटी, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। FE जो जितनी स्टील्स ग्रेड होती हैं, ठीक है, FE वाले जो FE ग्रेड्स होती हैं वो इस कोड के अंदर आपको मिल जाएगा नोट्स। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं थीटा। तो थीटा रिप्रेजेंट्स माइल्ड स्टील ग्रेड MS, जैसे कि आपने देखा होगा MS बार जैसे कि फ्लैट बार होता है, ये आपके जो फ्लैट होते हैं ना, ये फ्लैट बार हो गया। स्क्वायर बार होते हैं, जैसे कि स्टील स्क्वायर बार होते हैं, लोहे के बने होते हैं। और आपका जो राउंड बार होते हैं, ऑलमोस्ट ये भी MS के होते हैं। तो थीटा रिप्रेजेंट्स माइल्ड स्टील ग्रेड 1 ऑफ IS 432 पार्ट 1। जो MS के बारे में जी3 डिटेल्स आपको, इसकी स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इसकी जो आपकी मिलेगी आपको IS 432 के बारे में मिलेगा आपको। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस आपको। तो ये थीटा रिप्रेजेंट्स हो गया आपको क्लियर। तो वाई रिप्रेजेंट्स कहाँ करते हैं, टो स्टील बार के लिए, और थीटा रिप्रेजेंट्स कहाँ पे करते हैं, MS बार के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑल रेनफोर्समेंट सेल बी फ्री फ्रॉम मिल स्केल्स, लूज रस्ट एंड कोट्स और पेंट्स, ऑयल और एनी अदर सब्सटेंसेस। जितना भी आप स्टील यूज करते हैं स्लैब, कॉलम, बीम के अंदर, तो वो आपका फ्री फ्रॉम होना चाहिए, आपका जंग से। जो जंग होता है उससे फ्री होना चाहिए, वो जंग नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आपका जो काला तेल स्लैब के अंदर लगा देते हैं, उसके टाइम पे भी आपको स्लैब के ऊपर ना लगे, इससे पहले ही सेटरिंग पर लेवल लगा, जो ऑयल्स होते हैं वो लगा लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट्स आपका ये होता है कि जो पेंट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, और नहीं होने चाहिए। अदर सब्सटेंस जो जंक जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, अदर पदार्थ जो उस पर लगे रहते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब। बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर कवर ब्लॉक्स, स्पेसर्स, चेयर्स एटसेट्रा, ऑल एनफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड एंड मेंटेन इन पोजीशन एज शोन इन इंस्ट्रक्शनल ड्राइंग। जो आपके बीम होता है, स्लैब होती है,
तो उसके अंदर जो प्रॉपर एनफोर्समेंट होता है, प्रॉपर स्पेसिंग में होना चाहिए। जैसे कि इनकी स्पेसिंग क्या होती है, मेन बार की एंड क्रॉस बार की, वो प्रॉपर स्पेसिंग बना रही है। यानी कि यहाँ पे प्रो स्पेसिंग कुछ और है और ये थोड़ा बार यहाँ पे यूज हो गया तो यहाँ पे स्पेसिंग कुछ और हो गई, यहाँ पे स्पेसिंग कुछ हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपका प्रॉपर जैसे कि बीम होता है, बीम के ऊपर, बीम के साइड इसमें कवर ब्लॉक प्रॉपर होना चाहिए, टॉप में कवर ब्लॉक प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपके स्लैब बीम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट में आपका ब्लॉक्स होने चाहिए, आपके कवर ब्लॉक होते हैं। ठीक है, अब कवर ब्लॉक में मैं बता चुका हूँ बीम के अंदर कितना कवर ब्लॉक यूज करते हैं, कॉलम के अंदर कितना यूज करते हैं, स्लैब के अंदर कितना यूज करते हैं, रिटेनिंग वॉल्स यूज होती हैं उसके अंदर कितना यूज करते हैं, फुटिंग्स होते हैं उसके कवर ब्लॉक उसमें कितना यूज करते हैं। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं स्पेसर्स। स्पेसर्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो बीम होती है आपकी, बीम का जो टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट होता है, तो वहाँ पे जो स्पेसर्स यूज करते हैं टॉप में बॉटम में, इसको इसकी स्पेसिंग बनाए रखने के लिए जो रेनफोर्समेंट होता है आपका। उसके बाद देख लेते हैं चेयर्स। चेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं फुटिंग्स के अंदर, स्लैब के अंदर, तो वहाँ पे, और आपका स्टेयर्स के अंदर, तो वहाँ पे जो टॉप एंड बॉटम मैश होता है उनकी, तो दो टॉप एंड बॉटम मैश की जो स्पेस होता है बीच में जो गैप है वो प्रॉपर बनाए रखने के लिए। तो ऑल एनफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड, ठीक है, तो वो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जो आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर है। जितना स्पेस आपके स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर वही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके स्लैब के अंदर यहाँ पे स्पेस कुछ और है, आपके ड्राइंग के अंदर कुछ और है। एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग इसलिए बनाया जाता है ताकि वो सेफ लोड के लिए, अगर आप कुछ और उसमें स्पेस दे देंगे तो वो लोड बेयरिंग, सेफ जो लोड होता है शायद वो फेल हो जाए। तो एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग के बेस पे ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सीमेंट शैल बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस्ड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म अबाउ अबाउ, ठीक है, अबाउ 200 mm, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये अबाउट 200 mm अबाउ, यहाँ पे लिख लेते हैं रेस्ट प्लेटफॉर्म 200 mm अबाउ फ्लोर लेवल एंड 300 mm अवे। जैसे कि आप सीमेंट जो स्टोर करते हैं कोई भी स्टोर के अंदर, तो वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर होता है उससे मिनिमम 200 mm ऊपर होना चाहिए, और जो वाल होती है इससे मिनिमम 300 mm थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि स्टेक आपने लगा दिया वाला स्टेक सीमेंट का, तो यहाँ पे सीमेंट स्टेक लगा देते हैं, वाट फर्स्ट बैग सेकंड बैग, तो ये आपका 300 बैग मिनिमम इससे दूर होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए, और मिनिमम 200 mm ऊपर होना चाहिए। और कहाँ पे होना चाहिए, आपके जब वुडन होता है, वुडन लकड़ी वकड़ी जो होती है उसके ऊपर रख दें और उस पर अच्छे से पन्नी बिछा दें ताकि ग्राउंड फ्लोर का जो मॉइस्चर है उसमें बेस में ना जाए, और टॉप से भी अच्छे से रख दें ताकि मॉइस्चर को इसमें ना लगे। उसके बाद देख लेते हैं, फ्रॉम वॉल बैग्स टू स्टैक नॉट मोर देन 10 बैग्स। जो आपकी स्टैक्ड होते हैं, जो आप लगाते हैं, जैसे कि आपने ये बैग लगाया, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग, फोर्थ बैग, तो मिनिमम जो स्टॉक होते हैं ये आपके 10 बैग से ज़्यादा ना होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम मॉइस्चर एंड कंटेनमेंट्स। जो आपके जो 10 बैग्स होते हैं वो आपके ज़्यादा 10 बैग से ज़्यादा ना हो, और फ्री मॉइस्चर से आपको बचाने के लिए उसमें अच्छे से पन्नी ऊपर से अच्छे से त्रिपाल रख दें। तो स्टोर करने, सीमेंट को स्टोर करने के लिए आपको उसमें नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे स्टोर करना चाहिए, और अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए ताकि। और दूसरी बात यह है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो मिनिमम उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है, तो 3 डेज के लिए क्या स्ट्रेंथ रहती है, 28 डेज, उस मिनिमम 21 महीने के अंदर अंदर इसको आपको सीमेंट यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है थोड़ा डिक्रीज हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या रहनी चाहिए, और हमें उससे पहले पहले यूज़ करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकल वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ